जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में। आज हम आपको सीटेट एग्ज़ाम के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हिंदी में जो है 30 नंबर का, सीटेट में 30 नंबर का हिंदी का जो है प्रश्न आता है, जिसमें कि 15 मार्क जो है 15 मार्क का जो है पेडागोजी पूछा जाता है, शिक्षण विधि पेडागोजी, और 15 मार्क का जो है 15 शिक्षण विधि और 15 मार्क का जो विषय वस्तु कंटेंट से रहता है। तो यहाँ हम आपको पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। 15 नंबर का जो है 15 मार्क जो है पेडागोजी रहता है और 15 जो है विषय वस्तु का रहता है, विषय वस्तु कंटेंट रहता है। तो यहाँ जो है पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। और यहाँ ये देखने वाली है, यहाँ जो है कंटेंट में जो रहता है, कंटेंट में 15 नंबर, जिसमें कि एक कॉम्प्रीहेंशन रहता है, पैराग्राफ, जिसमें कि गद्य भाग से गद्यांश रहता है। उसी के अंतर्गत जो है व्याकरण पूछा जाता है, व्याकरण से संबंधित उसी पैराग्राफ में से, कॉम्प्रीहेंशन में से। और दूसरा जो रहता है वो काव्यांश रहता है, वो भी एक पैराग्राफ रहता है कॉम्प्रीहेंशन टाइप का, उसमें कि 8-10 लाइन जो है कविता का रहता है, काव्यांश रहता है। और उसी से भी जो है व्याकरण संबंधी जो प्रश्न रहता है वो पूछा जाता है विषय वस्तु में 15 नंबर से। तो एक गद्यांश रहता है, एक काव्यांश रहता है, दोनों से मतलब पूछा जाता है 15 नंबर का क्वेश्चन कंटेंट में। और पेडागोजी शिक्षण विधि में रहता है, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है जो ये है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रश्न संख्या 1 है यहाँ, अध्यापक को कक्षा में सदैव भाषा का प्रयोग करना चाहिए, खाली स्थान में कौन सा भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ है ऑप्शन 1 में है मातृभाषा, ऑप्शन 2 है मानक भाषा, ऑप्शन 3 है किसी भी भाषा का, और ऑप्शन 4 है अपभाषा। तो यहाँ जो हो जाएगा सही आंसर जो हो जाएगा 1 का, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, मानक भाषा का, जो मानक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि बच्चे भी उसका अनुकरण करेगा। तो एक स्टैंडर्ड भाषा का प्रयोग बच्चे भी करेगा, अनुकरण करके सीखेगा बच्चा भी। तो अध्यापक अच्छा भाषा, मानक भाषा का प्रयोग करेगा, उसका जो है अनुकरण बच्चे भी करेगा, तो बच्चे भी एक स्टैंडर्ड भाषा, मानक भाषा का प्रयोग कर सकता है। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 2 है यहाँ, भाषा के सभी रूपों में किस रूप का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 है लिखित भाषा, ऑप्शन 2 है सांकेतिक भाषा, ऑप्शन 3 है मौखिक भाषा, ऑप्शन 4 है व्यवहारिक भाषा। तो यहाँ जो हो जाएगा 2 का, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मौखिक भाषा का प्रयोग सबसे अधिक होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, शिक्षार्थी द्वारा किसी विषय पर बोलना या लिखना भाषा के किस पक्ष को उजागर करता है। शिक्षार्थी द्वारा किसी विषय पर बोलना या लिखना जो भाषा के किस पक्ष को उजागर करता है। ऑप्शन 1 में है अभिव्यक्ति, ऑप्शन 2 है ग्रहण, ऑप्शन 3 है व्याकरण के पक्ष को, ऑप्शन 4 है लिखित पक्ष को। तो यहाँ जो हो जाएगा 3 का, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अभिव्यक्ति के पक्ष को बोलना या लिखना जो है अभिव्यक्ति करता है, अपना जो बात कहता है या उजागर, वो अपना जो विचार रखता है अभिव्यक्ति करता है, अपने बात को जो प्रस्तुत करता है अभिव्यक्त करता है। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, जिस ध्वनि के टुकड़े न किया जा सके उसे क्या कहते हैं। जिस ध्वनि के टुकड़े ना किया जा सके या खंड ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 है शब्द, ऑप्शन 2 है वाक्य, ऑप्शन 3 है वर्ण, ऑप्शन 4 है व्यंजन। तो यहाँ जो हो जाएगा 4 का, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा, वर्ण कहते हैं। और वर्णों के मेल से जो बनता है वो शब्द बनता है, और शब्दों के मेल से जो बनता है वो वाक्य बनता है। जैसे कि वर्ण, 2 वर्ण है, कोई भी जैसे 2 शब्दों का संधि करने से जो बनता है, 2 वर्णों के शब्द संधि होता है, उससे जो बनता है कोई वाक्य, जैसे शब्द बनता है, जैसे कि मोहन हुआ, राम हुआ, 2 या 3 शब्दों वर्ण के मेल से जो बनता है वो शब्द कहलाता है। और मोहन स्कूल जाता है, इसमें 3-4 शब्द है, वो सबको मिलने से जो बनता है वो वाक्य बनता है। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर।
अधिगम शब्द का अर्थ है, अधिगम जो है शब्द का अर्थ है, यहाँ जो है ऑप्शन 1 में है सीखना, ऑप्शन 2 है सिखाना, ऑप्शन 3 है पढ़ना, ऑप्शन 4 है देखना। तो यहाँ जो हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अधिगम शब्द का अर्थ जो है सीखना होता है, लर्निंग, लर्निंग को ही सीखना कहता है या अधिगम करना कहता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। शिक्षण एक ऐसा व्यवस्थित प्रक्रम है जिसमें छात्र विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा कुछ सीखता है। यह पंक्ति है किसकी है? यह पंक्ति जो है किसकी है? ऑप्शन 1 में है स्किनर, ऑप्शन 2 है मेडिसन, ऑप्शन 3 है स्मिथ, ऑप्शन 4 है ब्रूनर। यहाँ जो हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। ये जो है स्मिथ का है, स्मिथ का, स्मिथ सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना नीचे दिए गए किस शिक्षण आयाम के अंतर्गत आएगा? शिक्षक जो श्यामपट्ट पर लिखता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा, वो नीचे दिए गए निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया गया इसमें से किस आयाम के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन 1 है उपयोग, ऑप्शन 2 है तुलना, ऑप्शन 3 है प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन 4 है तैयारी। तो यहाँ जो हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण आयाम जो है उसके अंतर्गत आएगा क्या? जो श्यामपट्ट पर जो टीचर लिखेंगे वो। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, टाइपिंग सीखना किस अधिगम के अंतर्गत आता है? टाइपिंग सीखना जो है किस अधिगम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 में है विचारात्मक अधिगम, ऑप्शन 2 है क्रियात्मक अधिगम, ऑप्शन 3 है दोनों, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। टाइपिंग सीखना क्रिया करता है तो ये क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अधिगम है, ऑप्शन 1 है परिवर्तनशील, ऑप्शन 2 है अपरिवर्तनशील, ऑप्शन 3 है रूढ़, ऑप्शन 4 है अप्रासंगिक। तो यहाँ जो हो जाएगा अधिगम सीखना क्या है? तो सीखना हम लगातार सीखते रहते हैं, कुछ सीख लिए उसके बाद फिर कुछ सीखते हैं, तो अपरिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है सीखने में। तो यहाँ जो हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। सीखना जो है परिवर्तनशील है, हम हमेशा लगातार कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो सीखना या अधिगम जो है या लर्निंग इसी को कहता है, अधिगम को ही सीखना कहता है। तो क्या है? परिवर्तनशील है, हमेशा हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, यदि किसी पाठ को 5 शिक्षार्थी अलग अलग ढंग से सोचते हैं तो शिक्षक का क्या कार्य है? यदि किसी पाठ को शिक्षार्थी या विद्यार्थी जो है अलग अलग ढंग से सोचते हैं तो शिक्षक का क्या कार्य है? शिक्षक वहाँ पर क्या करेगा? तो ऑप्शन 1 में है गलत निष्कर्ष देने वाले छात्रों को डांटना चाहिए, जो गलत निष्कर्ष देने वाले छात्रों को डांटना चाहिए। ऑप्शन 2 है शिक्षक को सभी के विचारों को नहीं सुनना चाहिए। ऑप्शन 3 है पाठ के सही तथा उचित निष्कर्ष से शिक्षार्थी को अवगत कराना। ऑप्शन 4 है उस पाठ को छोड़कर शिक्षक को नया पाठ पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। पाठ के सही तथा उचित निष्कर्ष से शिक्षार्थी को अवगत कराना, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ ये जो है ऑप्शन 1 गलत निष्कर्ष देने वाले छात्र को डांटना चाहिए, छात्र को डांटना भी नहीं चाहिए, यहाँ शिक्षक को डांटना मारना नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। और शिक्षक को सभी के विचार को नहीं सुनना चाहिए, ये नहीं कि जो तेज है उसके विचार को सुन ले और जो कम तेज है या जो औसत कैटेगरी के छात्र है मतलब उसको ऐसा नहीं कि नहीं सुनना चाहिए, सभी के राय विचार को सुनना चाहिए शिक्षक को। और पाठ और ये नहीं, चौथा आंसर जो है ऑप्शन है उस पाठ को छोड़कर शिक्षक को नया पाठ नहीं पढ़ाने लगना चाहिए, सभी को उसका जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। पाठ के सही तथा उचित निष्कर्ष से शिक्षार्थी को अवगत कराना समझाना चाहिए, एकदम सभी को जानकारी देना चाहिए, उचित जानकारी देना चाहिए। यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। डांटना भी नहीं चाहिए, ये नहीं कि किसी का सुने किसी का ना सुने, ये सब नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। किस माहौल में सीखने के लिए बच्चे को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है? तो यहाँ जो है किस माहौल में सीखने के लिए बच्चे को जो है अधिक प्रयास करना पड़ता है?
अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। यहाँ जो है देखिए निगेटिव भी ध्यान से पढ़िएगा, निगेटिव भी ध्यान से देखिएगा, ये नहीं कि यहाँ देखिए नहीं है, नहीं करना पड़ता है। ऑप्शन 1 है जहाँ किसी भी प्रकार के भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, जहाँ किसी भी प्रकार के भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो वहाँ अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। देखिए जहाँ सिर्फ मातृभाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, जहाँ केवल पुस्तकों द्वारा भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, और ऑप्शन 4 है सिर्फ विद्यालयों में। तो यहाँ जो है इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, किस माहौल में सीखने के लिए बच्चे को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है, तो सिर्फ विद्यालय में प्रयास करना पड़े नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर जो है 1 सही हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जहाँ किसी भी प्रकार के भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, कोई भी भाषा जो सही सरल हो या कठिन हो, कोई भी भाषा जो सरल हो वो हम सीख सकते हैं, वहाँ हमको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जहाँ किसी भी प्रकार के भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, कोई भी भाषा सीख सकते हैं, ये नहीं कि हमको मातृभाषा ही सिखाना चाहिए। मातृभाषा कहीं का इंग्लिश है तो उसको एकदम इंग्लिश ही सिखाएँ, कहीं का कोई भी भाषा हो उसी को वही भाषा सिखाएं, उसको विद्यार्थी को वो सीखने में बहुत प्रयास करना पड़ता हो और फिर वही सिखाएंगे तो ज़्यादा प्रयास करना। यहाँ देखना यह है कौन सा भाषा उसको सीखने में, किसी भी भाषा को वो सीख सकता है जो आसान हो। यहाँ किसी भी प्रकार का भाषा सीखने की स्वतंत्रता, हम जो सरल हो वो भाषा सीख लेंगे बस। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, कविता पाठ करवाना जो है किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 1 में है जीवन समन्वय का सिद्धांत, ऑप्शन 2 है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, ऑप्शन 3 है क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन 4 है बाल केंद्रित का सिद्धांत। तो यहाँ जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। कविता पाठ करवाना, कविता पाठ कराने में जो है स्टूडेंट विद्यार्थी जो है क्रियाशील रहेगा, कुछ न कुछ सीखता रहेगा, क्रियाशील कार्य करते रहेगा वो। तो यहाँ जो हो जाएगा कविता पाठ करवाना जो है क्रियाशीलता का सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा। और ये भी ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ पेडागोजी जो है शिक्षण विधि में हम इस प्रकार प्रश्नों को हल करने का एकदम प्रयास करेंगे। जो हमको नहीं भी आता है उसको भी देखेंगे। बाल केंद्रित का सिद्धांत, कविता पाठ कराना बाल केंद्रित का सिद्धांत, बाल केंद्रित सिद्धांत तो है नहीं, तो इसको काटेंगे पहले। फिर देखेंगे जीवन समन्वय, मतलब ऊपर से देखेंगे जीवन समन्वय का सिद्धांत, कविता पाठ करने जीवन से क्या मतलब है, तो ये नहीं हो सकता है, इसको हटाओ। शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, इसमें शिक्षण सूत्र तो नहीं है कविता पाठ करने में, शिक्षण सूत्र का क्या है इसमें मतलब, तो ये भी काट के हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशील है, विद्यार्थी कुछ रट रहा है, कविता पाठ कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसमें क्रियाशील है, तो इसको देखेंगे। फिर अगला प्रश्न पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे बाल केंद्रित का सिद्धांत, बाल केंद्रित सिद्धांत में कोई तो है नहीं, बाल केंद्रित ही होना चाहिए कविता करने में, कविता पाठ करने में बाल केंद्रित नहीं होनी चाहिए, इसको भी काट कर देंगे। इससे अच्छा ये लग रहा है तो इसको सही मानेंगे। तो यहाँ इसको काट करके भी जो सही उत्तर है उस पर हम पहुँच सकते हैं पेडागोजी में, तो ये भी नियम अपनाना चाहिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, आरंभ में बालक किस सिद्धांत के आधार पर भाषा सीखता है, आरंभ में बालक किस सिद्धांत के आधार पर भाषा सीखता है। बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत, मनोरंजन के सिद्धांत पर, अभ्यास के सिद्धांत पर, अनुकरण के सिद्धांत पर। प्रारंभ में जो है बच्चा जो सीखेगा बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत पर, उसमें बहुमुखी प्रतिभा या बहुमुखी प्रयास तो नहीं रहेगा, ऑलराउंडर तो नहीं रहेगा प्रारंभ में, शुरू में ही बच्चा, तो ये भी नहीं होगा। मनोरंजन के सिद्धांत, बच्चा एकदम मनोरंजन के सिद्धांत पर ही तो कुछ नहीं सीखेगा, पहले ये भी हटा। अभ्यास के सिद्धांत पर, शुरू में एकदम से बच्चा अभ्यास तो नहीं करने लगेगा, अनुकरण कर सकता है। जैसे बच्चा शुरू में बच्चे एकदम बालक बच्चा रहता है तो जो मम्मी पापा बोलता रहता है उसके बात को अनुकरण करता है, क्या बोलता है वैसा सीखता है वो, तो अनुकरण के यहाँ सबसे सूटेबल है ये अनुकरण के सिद्धांत पर। तो यहाँ जो है अनुकरण के सिद्धांत पर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों के। इसी प्रकार जो नहीं भी आवे उसको काट करके हटा के जो सही लगे उस पर सही का निशान लगाइएगा, इससे एकदम सही करेक्ट आपका आंसर सटीक रहेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। शिक्षण सूत्र के माध्यम से
भाषा शिक्षण होता है, शिक्षण सूत्र के माध्यम से जो है भाषा शिक्षण होता है। ऑप्शन 1 में है प्रभावी, ऑप्शन 2 है बोझिल, ऑप्शन 3 है कठिन, ऑप्शन 4 है सरल। तो शिक्षण सूत्र के माध्यम से जो है भाषा शिक्षण कैसा होता है, तो यहाँ जो है प्रभावी हो जाएगा। 14 का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, प्रभावी होता है। कोई भी शिक्षण सूत्र के प्रयोग जो भाषा सीखने में लगाएंगे तो जब शिक्षण जो है प्रभावी होगा, बोझिल नहीं होगा, कठिन नहीं होगा, सरल हो सकता है लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रभाव डालेगा, प्रभावी होगा। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 15 है, भाषा शिक्षण में व्याकरण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण में व्याकरण का जो है उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थी को व्याकरण से परिचित करवाना, विद्यार्थी को व्याकरण से परिचित करवाना, विद्यार्थी को भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना, बोलना सिखाना, लिखना सिखाना। तो यहाँ जो हो जाएगा व्याकरण का, तो व्याकरण पढ़ाने का क्या उद्देश्य हम लोग सीखेंगे? व्याकरण पढ़ने से शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना आता है, शुद्ध यहाँ व्याकरण से। तो यहाँ व्याकरण को परिचित करवाना, ये तो करवाएगा ही, परिचित भी करवाएगा। विद्यार्थी को भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना, बोलना सिखाना, लिखना सिखाना। इसमें जो है सबसे सटीक आंसर जो है ये होगा, विद्यार्थी को भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। तो यहाँ जो हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। चलिए बस आज के एपिसोड में बस इतना ही, 15 ही क्वेश्चन थे, क्योंकि पेडागोजी के अंतर्गत जो है हिंदी में जो है पेडागोजी में 30 नंबर का हिंदी आता है, पूरे जो 30 नंबर का हिंदी आता है, हिंदी 30 नंबर का आता है, जिसमें कि आपको जो है 15 नंबर पेडागोजी से आएंगे, 15 नंबर जो है विषय वस्तु से आएंगे। पेडागोजी में इसी प्रकार का प्रश्न रहेगा, इसी प्रकार का, और विषय वस्तु में जो रहेगा वो बताए ना, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा गद्यांश से, और कॉम्प्रिहेंशन एक रहेगा काव्यांश से, मतलब कविता आधार पर जो है कॉम्प्रिहेंशन 8-10 पंक्ति का कविता रहेगा, उसी में से जो है व्याकरण का प्रश्न रहेगा। संधि, समास, आपको उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब रहेगा। तो उस समय से व्याकरण भी पढ़ लीजिएगा, व्याकरण का भी जो है एपिसोड लाएंगे, और ये जो है पेडागोजी का था। चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चलिए।